नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मिश्रा जीजीआईसी कलाल खेरिया आगरा से आप सबका स्वागत करती हूँ कक्षा 9 की विज्ञान की कक्षा में, जहाँ आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। पिछले अध्याय में आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा है। आपने ये भी पढ़ा कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। प्राचीन काल से ही वैज्ञानिकों के मन में ये जिज्ञासा होती रही कि पदार्थ बनते कैसे हैं। तो हमारे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद और ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ये बात बहुत पहले ही प्रतिपादित कर चुके थे कि अगर हम द्रव्य को छोटे छोटे कणों में तोड़ते जाएं तो अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब हमें एक इतना छोटा कण प्राप्त होगा जिसको कि हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने उस सूक्ष्मतम कण को नाम दिया परमाणु, परम सूक्ष्मतम अणु। तो आज हम लोग परमाणु और उनसे बने अणुओं के बारे में निम्न शिक्षण बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। रासायनिक संयोजन के नियम पहले हम जानेंगे, फिर डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, परमाणु का आकार और द्रव्यमान, तत्वों के प्रतीक और संयोजकता के बारे में चर्चा करेंगे, रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं ये हम सीखेंगे, और अंत में आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों में जिज्ञासा हुई कि तत्व कैसे और क्यों संयोग करता है और उनके संयोग के फलस्वरूप क्या होता है। तब लैवोसियर और प्राउस्ट इन दो वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोजन के नियम दिए। वैसे तो रासायनिक संयोजन के इन नियमों का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कोई ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन रसायन विज्ञान के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड संयोग कर रहे हैं। अगर हम पहले से सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा यानी उनके द्रव्यमान को नाप के रख लें और अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें जो मिल रहा है सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, इनकी मात्रा को तोलें तो हम पाएंगे कि अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान हमें बाद में भी प्राप्त होगा। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहता है। इसको समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं, जैसे जल। जल एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं। अब जल को हम किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, चाहे समुद्र से, चाहे झील से या प्रयोगशाला में बनाएं, तो हम पाएंगे कि जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो सदैव 1:8 ही होगा। रासायनिक संयोजन के नियमों की सत्यता प्रयोगों से तो सिद्ध हो रही थी, किंतु उसकी उचित व्याख्या नहीं हो पा रही थी। तब अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने प्रकृति के संबंध में एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत उन्होंने 1808 में प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार पहला उन्होंने कहा, सभी पदार्थ चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, ठोस हो, तरल हो, गैस हो या प्लाज्मा हो, सभी सूक्ष्म कणों से निर्मित होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य है, सूक्ष्मतम कण है, ये प्रायः स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तीसरा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में
ना तो परमाणु बनते हैं और ना ही इनका विनाश होता है। जैसा कि हम यहाँ पढ़ तो रहे हैं परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, लेकिन आप अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि परमाणु भी 3 संघटक कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इसके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। अगला है एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और गुणों में समान होते हैं। अब जैसे एक तत्व हमने मान लीजिए ऑक्सीजन ले लिया, तो उसके जितने भी परमाणु हैं, उसके अंदर जितने भी परमाणु हैं, वो सब द्रव्यमान में और रासायनिक गुणों में बिल्कुल एक जैसे होंगे। 5वां, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और गुणधर्म भिन्न होता है। भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर पूर्ण संख्या में, यानी कि 1, 2 या 3 इस तरह से परमाणु संयोग करेंगे और यौगिक बनाएंगे। कभी भी परमाणु आधा, चौथाई इस तरह से नहीं संयोग करेगा, क्योंकि परमाणु अविभाज्य है। किसी एक यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। अब जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं जल का ही, तो जल में हम जानते हैं, अगर हम देखें तो 2 परमाणु हैं हाइड्रोजन के और 1 परमाणु है ऑक्सीजन का। तो जब भी जल बनेगा, चाहे जिस भी तरीके से हम जल बनाएं, उसमें हमेशा 2 परमाणु हाइड्रोजन के होंगे और 1 परमाणु ऑक्सीजन का होगा। तो ये जो अंत वाली पॉइंट है, किसी एक यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार हमेशा निश्चित होता है। परमाणु का आकार, अब जैसा कि हम जानते हैं परमाणु किसी पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण है, तो उसे हम खाली आंखों से देख ही नहीं सकते, क्योंकि परमाणु इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है, इसीलिए परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में नापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। यानी कि अगर 1 मीटर को 10⁹ से भाग कर दिया जाए तो जो हमें प्राप्त होगा वो होता है 1 नैनोमीटर। तो इससे हमें पता चलता है कि परमाणु का आकार कितना कम होता है। फिर है परमाणु द्रव्यमान। अब क्योंकि परमाणु इतने छोटे होते हैं, उनका द्रव्यमान निकालना बहुत ही कठिन कार्य है। उनको प्रत्यक्ष रूप से उनका हम द्रव्यमान नहीं ज्ञात कर सकते, इसीलिए पहले जमाने में रासायनिक संयोजन के नियमों द्वारा उसका अप्रत्यक्ष रूप से द्रव्यमान निकालने का प्रयास किया गया। आजकल भौतिक विज्ञान की मदद से मास स्पेक्ट्रोमीटर की प्रयोग करके हम लोग परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने में सक्षम हैं। परमाणु क्योंकि बहुत छोटा होता है, तो किलोग्राम या ग्राम में उसका हम द्रव्यमान नहीं ज्ञात कर सकते। इसके लिए एक अलग इकाई दे दी गई है। IUPAC के नवीनतम अनुमोदन के अनुसार परमाणु द्रव्यमान को परमाणु इकाई द्रव्यमान, जिसको कि स्मॉल u से दिखाया जाता है, स्मॉल u, इसको इंग्लिश में एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं, लेकिन आजकल इसको सिर्फ यूनिफाइड मास ऐसे बोलते हैं, इसमें प्रदर्शित किया जाता है। और एक इकाई या एक परमाणु इकाई द्रव्यमान किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान को जब हम 12 से भाग दे देते हैं, तो जितना हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है वो कहलाता है एक परमाणु इकाई द्रव्यमान। किलोग्राम में अगर हम देखना चाहें तो एक परमाणु इकाई द्रव्यमान बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर। यानी कि एक परमाणु इतना छोटा होता है, उसका द्रव्यमान इतना कम होता है। तो अगर हम इस आधार पर देखें तो कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान निकल के आता है 12 इकाई। और इसी आधार पे अगर हम हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान निकालें तो वो 1 इकाई, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 इकाई और सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 23 इकाई कहेंगे। तत्वों के प्रतीक,
किसी तत्व के नाम के संक्षिप्त रूप को उस तत्व का प्रतीक कहते हैं और तत्व का प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। ये ध्यान रखें। प्राचीन काल में बहुत ही कम तत्वों की जानकारी थी, तो उस समय के जो वैज्ञानिक थे जैसे जॉन डाल्टन, उस समय तत्वों को दिखाने के लिए वो लोग चित्रों का प्रयोग किया करते थे। उस समय चित्र प्रतीक के रूप में थे, लेकिन जैसे जैसे और तत्वों की जानकारी बढ़ती गई तो चित्र के रूप में प्रतीक प्रदर्शित नहीं किए जा सकते थे। तब स्वीडन के वैज्ञानिक जे बर्जीलियस ने जो तत्वों के प्रतीक की आधुनिक पद्धति है, जिसमें कि हम लोग तत्वों के लैटिन या इंग्लिश नाम के एक या दो अक्षरों को लेकर संक्षिप्त रूप में प्रतीक लिखते हैं। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं सोडियम, सोडियम का लैटिन में नाम होता है नेट्रियम। तो नेट्रियम से ले लिया गया पहले दो अक्षर N और A, ये बन गया सोडियम का प्रतीक। हमेशा ध्यान रखें, प्रतीक में पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल में होगा, जबकि जो दूसरा अक्षर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। इसी तरह क्लोरीन, इंग्लिश में हम लिखते हैं क्लोरीन, ये C और L से लेकर इसका प्रतीक बन गया Cl। कॉपर लैटिन में क्यूप्रम कहलाता है, तो इस प्रकार इसका प्रतीक आया Cu। कैल्शियम, कैल्शियम इसका प्रतीक आया Ca। तो इस तरीके से आज 118 तत्वों की हमें जानकारी है। तो 118 तत्वों के एक एक रासायनिक नाम है और उनका एक एक अद्वितीय प्रतीक है। फिर आते हैं संयोजकता पे। किसी तत्व के रासायनिक संयोग करने की क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं। संयोजकता को आप तत्व के हाथ के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे यदि किसी तत्व के दो हाथ हैं तो वो दो परमाणुओं के साथ संयोग कर सकता है। यदि किसी के 4 हाथ हैं तो वो 4 परमाणुओं के साथ भी संयोग कर सकता है। और डिटेल में जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग में स्थानांतरण या साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। पर इसके बारे में हम डिटेल में अगले चैप्टर में समझ पाएंगे। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं, इसीलिए वे संयोग करके जोड़ करके स्थायी अणु या यौगिक बना लेते हैं। तो अणु क्या होते हैं? अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का ऐसा समूह है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा या परस्पर आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं और ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। तत्वों के अणु, अब अणु 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो तत्वों के अणु हो या यौगिकों के अणु। जैसा कि हम जानते हैं तत्व क्या होते हैं? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं और अणु बनाते हैं तो हम उन्हें तत्वों के अणु कहेंगे। और जब 2 भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिलेंगे तो उनसे बनने वाले चीज को हम यौगिक कहेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं आर्गन हुआ, हीलियम हुआ, या सोडियम तत्व या एल्यूमिनियम तत्व है, ये एक ही परमाणु से इनके अणु बन जाते हैं, तो इसीलिए इनको हम एक परमाणुक कहते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो तत्व है, इनका जो एक अणु है उसमें इनके 2 परमाणु होते हैं, इसलिए इनको हम द्विपरमाणुक कहते हैं। फास्फोरस का एक अणु 4 परमाणुओं से मिलकर बनता है, इसलिए हम इसे चतुर्परमाणुक भी कहते हैं। और सल्फर का एक अणु 8 परमाणुओं से बनता है, तो इसको हम बहुपरमाणुक कहते हैं। यौगिकों के अणु के बारे में जानते हैं। जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं जल, जिसमें 2 भिन्न तत्व हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन।
और ये यहाँ दिख रहा है हमें, हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो प्रतीक होता है वो एक परमाणु को दिखाता है। तो अब क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलता है तो जल का एक अणु बनाता है। इसी तरह अगला यौगिक लिया है हमने अमोनिया NH3। तो इसमें नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। ये मिलकर अमोनिया का एक अणु बना रहे हैं। इसके बाद हम जानेंगे आयन या समूह या मूलक किसको कहते हैं। आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि आवेश कैसे आता है। आवेश या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से आता है या इलेक्ट्रॉन को दे देने से आता है। तो अगर नेट आवेश विद्यमान है तो उसको हम आयन कहेंगे, या समूह जब बहुत सारे परमाणु होंगे तो उसे हम समूह कहेंगे। अगर धन आवेश है तो उसे हम धन आयन कहते हैं। यदि उस पर ऋण आवेश होता है तो उसे हम ऋण आयन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे है, सोडियम के ऊपर प्लस का एक साइन दिख रहा है, तो ये क्या है, सोडियम धनायन, मैग्नीशियम धनायन, क्लोरीन ऋण आयन, ऑक्सीजन ऋण आयन। और ये क्या है, ये बहुपरमाणुक आयन है। बहुपरमाणु क्योंकि ये एक परमाणु नहीं है, इसमें O और H 2 दिख रहे हैं, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन कहलाता है। ये है सल्फेट आयन और ये है कार्बोनेट आयन। और इनके ऊपर जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं, जिन पे कोई संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब होता है उस पे 1 है। ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, ये इनकी संयोजकता को प्रदर्शित करती है। इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसको देखकर ही हम बता सकते हैं कि सोडियम की संयोजकता 1 है, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, क्लोरीन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, हाइड्रोक्सिल समूह की संयोजकता 1, सल्फेट समूह की 2 और इसी तरह कार्बोनेट ग्रुप की संयोजकता 2 है। आइए अब हम जानते हैं रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। और अगर हमें रासायनिक सूत्र लिखना है तो उसके लिए हमें तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजकताओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कुछ सरल यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखना। मान लीजिए हमें दिया गया है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नीशियम लिखा हुआ है, तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, तो Mg लिख लिया। क्लोराइड क्लोरीन से तत्व से आया है, क्लोरीन का क्या प्रतीक हो गया, Cl। इसमें भी ध्यान रखते हैं जो धन आयन होते हैं, जिन पर प्लस का साइन आपको मिलेगा, जिन आयन के ऊपर, उनको पहले लिखा जाता है और ऋण आयन को बाद में लिखा जाता है। अब इनके ऊपर जो आवेश हैं वो अभी तो आप टेबल से ही देखेंगे, धीरे धीरे वो याद हो जाते हैं। तो आप देखेंगे मैग्नीशियम पर +2 का आवेश है और 1 का आवेश है। अब क्या करते हैं, जो ये 1 है उसको इसके यहाँ नीचे लिखेंगे और इस 2 को इस क्लोरीन के नीचे लिख देंगे, यानी कि जो हमको मिलता है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं Mg1Cl2। तो एक तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ये प्राप्त हुआ, लेकिन 1 कभी लिखा नहीं जाता है, तो 1 को हटा देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड यौगिक का सूत्र हो गया MgCl2। आइए एक और करके देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप अपनी किताबों से देखिए तो कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca और हाइड्रोक्साइड अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था उसका प्रतीक है OH। और इन पर अगर आप ध्यान दीजिए तो कैल्शियम पर 2+ का साइन है और OH की संयोजकता है 1, ठीक है, 1-। अब हमें क्या करना है, इस 1 को इस कैल्शियम के
नीचे लिख देना है। इस 2 को इस OH के नीचे ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र मिलेगा CaOH होल ट्वाइस। 1 को लिखा नहीं जाता है तो 1 हमने नहीं लिखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। तो इस तरह से अगर हमें प्रतीक याद हो और उनकी संयोजकताएं याद हो तो हम किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। आणविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। अर्थात एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, वह अणु जितने परमाणुओं से मिलकर बना है उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का हम योग कर लें तो हमें आणविक द्रव्यमान मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमें HNO3 का आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो हम यहाँ ध्यान से देखते हैं तो H एक लिखा हुआ है, यानी हाइड्रोजन का एक परमाणु है यहाँ पर। फिर नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, एक, यहाँ पे नाइट्रोजन का भी एक ही परमाणु है। ऑक्सीजन के नीचे आप देख रहे हैं 3 लिखा है, तो यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु दिए हुए हैं। इस तरह से ये हो गया कि HNO3 में एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। हमने ये लिख लिया। अब हम देखेंगे एक एक हाइड्रोजन के परमाणुओं का, हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के परमाणुओं का भार कितना है वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1U, हम पहले पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन का होता है 14U इकाई और ऑक्सीजन का एक परमाणु का होता है 16। तो अब इनको गुणा करेंगे तो ये 14 और 48, इस प्रकार इनको सबको जोड़ेंगे तो 63U। 63 इकाई आणविक द्रव्यमान आया HNO3 का। तो इस तरह से कोई भी आपको यौगिक दिया हो तो उसके आपको परमाणुओं के अलग अलग द्रव्यमान बस जोड़ देने हैं। एक चीज और है कि यदि यौगिक में संघटक आयन होते हैं तो उस जगह पर आणविक द्रव्यमान का नाम बदल जाता है और उसको कहा जाता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। निकालने का तरीका बिल्कुल यही होता है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड का आपको निकालना है सूत्र इकाई द्रव्यमान, तो अब यहाँ पे कैल्शियम का एक परमाणु है, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो कैल्शियम के एक परमाणु का भार लिखेंगे और उसमें 2 क्लोरीन के परमाणुओं का भार जोड़ के कुल योग निकालेंगे, वही हमारा हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान। मोल संकल्पना। मोल शब्द सबसे पहले विल्हेम ऑस्टवर्ड ने 1896 में दिया था। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या, ये कण कुछ भी हो सकते हैं, परमाणु, अणु या आयन, इनकी संख्या निश्चित होती है। इस निश्चित संख्या को हम अवोगाड्रो संख्या के नाम से जानते हैं, जो बराबर होती है 6.022 into 10⁻³ के 23 के बराबर, और इसको N0 या N0 से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब हुआ 1 मोल बराबर 6.022 into 10⁻23 कण। अगर कोई हमसे पूछता है 2 मोल परमाणु में कितने परमाणु हुए, तो 2 मोल परमाणुओं में 6, इसको जो है हम 2 से गुणा कर देंगे, इतने परमाणु हुए। तो जिस तरह से दर्जन एक संख्या है, जैसे हम कहते हैं ना 1 दर्जन का मतलब सिर्फ 12, अब वो 1 दर्जन केले भी हो सकते हैं, 1 दर्जन आलपीन भी हो सकती है, लेकिन संख्या उनकी रहेगी 12। इसी तरह से मोल भी एक संख्या है। अगर 1 मोल परमाणु बोला तो 6.022 into 10⁻23 परमाणु। यदि 1 मोल आयन बोला तो 6.022 into 10⁻23 आयन। तो 1 मोल का मतलब इतने कण। अब वो आयन भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं। IUPAC ने मोल को स्टैंडर्ड परिभाषा दी। मोल
एक संख्या है जो 12 ग्राम कार्बन 12 समस्थानिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो इनके अनुसार 1 मोल इसके बराबर भी हुआ और फिर ये 12 ग्राम के बराबर भी हो गया। आगे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार चीज ये है कि किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु या अणु द्रव्यमान, जिसको कि ग्राम में हम लिख दें, उसके बराबर होता है। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, हमें ऑक्सीजन का 1 परमाणु का द्रव्यमान पता है, वो होता है 16 इकाई। अब अगर हमसे कोई पूछता है ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान बताइए, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस इकाई को हटा के यहाँ पर बस ग्राम लिख देना है। तो यानी ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा 16 ग्राम। इसी तरह अणु पे आते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा गया है जल के अणु के बारे में, तो जल के 1 अणु का द्रव्यमान हम लोग जानते हैं 18 ग्राम होगा। H2O होता है, तो 2 + 16 यानी 18 इकाई होता है जल का 1 अणु का द्रव्यमान। अब अगर यदि पूछा जाएगा जल के 1 मोल अणु का द्रव्यमान बताइए, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई की जगह हटा के ग्राम लिख देना है। तो जल के 1 मोल अणु का द्रव्यमान भी 18 ग्राम हो जाएगा। ये अध्याय हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। हमने इस अध्याय में परमाणुओं के बारे में जाना, अणुओं के बारे में जाना, आणविक द्रव्यमान निकालना सीखा, मोल संकल्पना के बारे में जाना। इसके अलावा आपने रासायनिक सूत्र लिखना सीखा। अब ये सब यदि आपको समझ आ गया हो तो मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ, इसे अपने आप ही करने का प्रयास करें। सबसे पहला सवाल है, अणु एवं परमाणु में 2 अंतर लिखिए। दूसरा, निम्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। इनके लिए आप अपनी किताब से इनके संयोजकताएं आप देख सकते हैं, तभी आप इनको लिख पाएंगे, अभी तो आपको याद नहीं होंगी। तीसरा प्रश्न है, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान बताइए, जबकि एल्यूमिनियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान दिया गया है 27 इकाई। चौथा प्रश्न, 20 ग्राम जल को मोल में परिवर्तित कीजिए। जब हमने मोल संकल्पना पढ़ाई थी तब हमने आपको बताया था कि जो जल का अगर हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो ये आता है 18U, यानी जल के 1 अणु का द्रव्यमान है 18 इकाई और जल के 1 मोल अणु का द्रव्यमान हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, 1 मोल, जल के 1 मोल अणु का द्रव्यमान हो जाएगा 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में 1 मोल है, 20 ग्राम में कितने मोल होंगे, आप यूनिटरी मेथड लगा के निकालने का प्रयास कीजिएगा।